चलिए मित्रों, अब हम स्टार्ट करते हैं डेली क्वेश्चन सॉल्विंग पॉलिटी का पार्ट 10। एग्जाम में बचे हैं बस 30 दिन। मेहनत जोरदार तरीके से होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी सीएम मिनिस्टर, यानी कि सीएम डेप्यूटी सीएम इन द स्टेट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ही डज नॉट एंजॉय एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पावर्स इन कंपैरिजन टू द सीएम। तो भाई ये भी सही है। डेप्यूटी सीएम्स को पोर्टफोलियोज अलॉट किए जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पावर्स, स्पेशल एक्सेस फाइल्स का जैसे सीएम को मिलता है वैसा नहीं मिलता। तो भाई इसमें आएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, विद रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The 44th Constitutional Amendment Act 1978 provided that the President is constitutionally obliged to act according to the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister। क्या ये सही है? तो भाई प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटली ऑब्लाइग है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंडर में आता है या नहीं आता है? ये आपका आर्टिकल 74 में आता है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए। ठीक है। इसी में बताया गया है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनके हेड होते हैं। एड और एडवाइस प्रेसिडेंट को करना, टू एक्सरसाइज फंक्शंस उनका काम दाम होता है। अब आर्टिकल 74(1) में क्या होता है भाई? ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी एक होगा, और प्राइम मिनिस्टर जैसे उसके हेड है तो वो भाई उनको हेल्प करेंगे। लेकिन ये आपका प्रोविजन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ से आया था। ठीक है। जो आपका क्या बोलते हैं, इमरजेंसी के टाइम में जोड़ा गया था। तो भाई ये गलत हुआ। Second, the Constitution of India requires every order of the President for a public act to be countersigned by a minister। इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स को कहते हैं। इसमें किसी भी प्रेसिडेंट के ऑर्डर को, पब्लिक एक्ट जो भी रहता है, उसको काउंटर साइन किसी मिनिस्टर के द्वारा नहीं किया जाता है। नीदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके? तो पहला, प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट। क्या ये सही है? तो भाई जब भी स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, पार्लियामेंट डेलीगेट कर देती है पावर को प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, कि भाई आप इसको लेके, या फिर आपसे रिलेटेड कोई अथॉरिटी जो है वो उससे रिलेटेड कानून बना सकती है। ठीक है। तो भाई इस केस में जनरली आपका प्रेसिडेंट है वो नहीं बनाते हैं, जो डेलीगेटेड अथॉरिटी है वो बनाते हैं। ये आगे ट्रू, सॉरी फॉल्स। असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। तो भाई ये भी आपका सही नहीं है। प्रेसिडेंट या तो सस्पेंड करते हैं या डिसॉल्व करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स और स्टेट बजट इस केस में पास करती है। स्टेट गवर्नर क्या करता है? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है। तो भाई ये सब चीजें होती हैं, और इसमें नेसेसरीली भाई जो होता है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होता। प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जिनको सीएम हेड करते हैं, उनको डिसमिस कर देते हैं। इसमें आएगा 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोविजन दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किन चीजों में मेंशन्ड है ये? तो देखो, ये चीज आपकी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से ऐड की गई थी। ठीक है। कि भाई लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो काउंसिल मिनिस्टर्स 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल 75 के अंडर में ये चीज आती है। तो भाई ये आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Question number 5, with reference to the proclamation of national emergency under Article 352, consider the following statements. The national emergency has been declared only 3 times in India। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। National emergency can be declared only on the grounds of war or external aggression। क्या ये सही है? तो भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है। सिर्फ इन्हीं के ग्राउंड्स पे आप नहीं करते हैं, इसके साथ साथ आर्म्ड रेवेलियन जिसे कहा जाता है, इंटरनल इमरजेंसी, उसके बेसिस पे भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है ओनली आफ्टर रिसीविंग अ written recommendation from
कैबिनेट पहले भाई प्राइम मिनिस्टर का होता था, लेकिन फिर जब आपकी इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान, तो भाई इसको इस चीज को फिर रेक्टिफाई किया गया। तो यहाँ पर आएगा फॉल्स, फर्स्ट ओनली। अंडर द प्रोविजन ऑफ द पंचायत, यानी कि एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, पैसा एक्ट जिसे कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर एक्सटेंडेड टू द पंचायत इन शेड्यूल्ड एरियाज, कौन कौन सी चीजें उनको प्रोवाइडेड की गई थी? द ग्राम सभा शैल बी कंसल्टेड बिफोर मेकिंग द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल सही। द रिकमेंडेशंस ऑफ द ग्राम सभा शैल बी मैंडेटरी फॉर द ग्रांट ऑफ माइनिंग लीजेस फॉर माइनर मिनरल्स, ये भी सही है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज इन द शेड्यूल्ड एरिया शैल बी इंटरेस्टेड टू पंचायत, बिल्कुल सही। ग्राम सभा इज एंडाउड विद द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी सही है, चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 7, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट को 1954 में सेटअप किया गया था आर्टिकल 263 के अंडर में, ठीक है, बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो भाई एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 1958 तक ये अर्बन और रूरल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट्स होती है उन दोनों के साथ में डील करता था। 1958 से सिर्फ अर्बन गवर्नमेंट के साथ में डील करना स्टार्ट किया, एडवाइजरी बॉडी होती है ये, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उसके अंदर में होते हैं, लाइक मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, और कुछ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। यूनियन मिनिस्टर्स जो होते हैं वो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल के तौर पे एक्ट करते हैं। Question number 8. In which of the following cases the Rajya Sabha has equal power and status as that of the Lok Sabha? Election and impeachment of the president. तो भाई आ, ये आपका सही है, इलेक्शन और इम्पीचमेंट में राज्यसभा इक्वली क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, इक्वल पावर्स होती हैं। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय द प्रेसिडेंट, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। रिजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करना है, तो उस केस में रिजोल्यूशन जो भाई डिसकंटिन्यूएंस के लिए आता है नेशनल इमरजेंसी के लिए, वो सिर्फ लोकसभा के द्वारा पास किया जा सकता है, तो ये गलत हुआ। एंड इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो भाई बिल्कुल सही है, 1, 2 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। An individual who has been an advocate of High Court for 10 years is eligible and can be appointed as the Advocate General. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। A person holding a judicial office in the territory of India for 5 years is eligible and can be appointed as Advocate General. तो भाई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। जुडिशियल ऑफिसर कितने साल के लिए होना चाहिए? 10 ऑफिसर्स, 10 ईयर्स के लिए, तो भाई ये गलत हुआ। एंड द रिम्यूनरेशन ऑफ द एडवोकेट जनरल इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। रिम्यूनरेशन से रिम्यूनरेशन जो भाई होता है एडवोकेट जनरल का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं नहीं, हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं, गवर्नर के द्वारा फिक्स रहता है, तो भाई ये गलत, यानी कि वन ओनली। Question number 10. With reference to the legislative procedure in the state legislature in India, consider the following statements. The Legislative Council can detain or delay the ordinary bill for a maximum period of 3 months. क्या ऐसा किया जा सकता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल डिले कर सकती है या डिटेन कर सकती है ऑर्डिनरी बिल को तकरीबन 3 महीनों के लिए, ठीक है। अल्टीमेट जो पावर होती है ऑर्डिनरी बिल्स के रिगार्डिंग वो असेंबली के पास में होती है, हम सबको पता है। काउंसिल डिटेन कर सकती है, डिले कर सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने के लिए कर सकती है, 3 महीने के लिए नहीं होता, ठीक है। पहले क्या होता है कि पहले इंस्टेंट में 3 महीने के लिए, फिर उसके बाद में 1 महीने के लिए, तो टोटल 4 महीने हो जाते हैं, ठीक है। The Constitution does not provide for the mechanism of joint sitting of both the houses to resolve the disagreement between the two houses. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई मैकेनिज्म जो होता है जॉइंट सेटिंग के लिए दोनों हाउसेस के लिए, किसी डिसएग्रीमेंट को कोई बिल को लेकर आया उसके लिए भाई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बताता है। एन ऑर्डिनरी बिल दैट ओरिजिनेटेड इन द काउंसिल एंड इज सेंट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम्स डेड इफ रिजेक्टेड बाय द लेटर। क्या ये सही है? बिल्कुल। एक ऑर्डिनरी बिल जो ओरिजिनेट हुआ है काउंसिल में, उसको असेंबली में भेजा गया है, असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया है, बिल खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, तो भाई ये भी सही है, ये तो गलत था, तो भाई 2 and 3 ओनली।
Question number 11. It is granted when funds to meet the proposed expenditure on a new service can be made available by reappropriation. ठीक है. Demand for the grant of a token sum of rupees 1 is submitted to the vote of the Lok Sabha and is, if assented, funds are made available. Reappropriation involves the transfer of funds from one head to another. It does not involve any additional expenditure. तो भाई हम किस चीज की बात कर रहे हैं? बजट के साथ साथ आपकी ऑर्डिनरी एस्टिमेट्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर जो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आते हैं, वो भी आते हैं, और भी बहुत सारे ग्रांट्स आते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा रिक्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में। ठीक है, आपका सप्लीमेंट्री ग्रांट आ जाता है, टोकन ग्रांट, एक्सेप्शनल ग्रांट और वोट ऑफ क्रेडिट आ जाता है। यहाँ पर बात की जा रही है आपकी टोकन ग्रांट। Question number 12. Consider the following statement regarding the joint sitting of two houses in the parliament. ठीक. A quorum to constitute a joint sitting is 1/10 of the total number of members of the two houses. बिल्कुल सही है। हमें पता है कोरम क्या होता है। कोरम मतलब कि अगर 100 लोग किसी हाउस के मेंबर हैं तो तक जब तक उसकी 1/10 स्ट्रेंथ यानी कि 10 लोग मीटिंग में शामिल नहीं होंगे तब तक भाई मीटिंग आपकी कन्वीन नहीं की जा सकती, स्टार्ट नहीं कर सकती, मतलब कि कोरम मेंटेन नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरा, द बिल इन डिस्प्यूट शैल बी पास बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट सिटिंग। ये भी सही है। Provision regarding the joint sitting of two houses was invoked for the first time for dowry prohibition bill 1960। ये भी सही है। आपको पता है भाई डेडलॉक आ जाता है। ठीक है, तीन कंडीशंस में आता है कि बिल को दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, दोनों हाउसेस या तो फाइनली डिसएग्री कर गए हैं कि भाई जो भी अमेंडमेंट लाए हैं दूसरे हाउस ने बिल में, और अगर 6 महीने से ज्यादा जो है वो पास हो चुके हैं और बिल दूसरे हाउस के पास में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इन केसेस में डेडलॉक आ जाता है और आपकी ज्वाइंट सिटिंग करवाई जाती है। तो भाई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा खर्चा पानी आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। तो भाई इसमें आ जाता है एमेल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट्स एंड अदर एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड टू हिज ऑफिस। बिल्कुल सही, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाता है। सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। तो भाई ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में आते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट वाला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में आता है, तो भाई ये गलत है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो भाई ये इसके अंडर में आता है, सही है। फर्स्ट एंड थर्ड ऑन। Question number 14. Consider the following items: fire services, roads and bridges, urban forestry, management of railway stations. Which of the items given above has been provided under the 12th schedule of Indian Constitution? 12th schedule में 18 functional items आते हैं within the purviews of municipalities। ठीक है, इसमें आपका क्या है, रोड एंड ब्रिजेस आता है। ठीक है, फायर सर्विसेज भी आती हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री भी आता है, और उसके साथ साथ में मैनेजमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन है। भाई ये भाई लोकल गवर्नमेंट्स के पास में नहीं आता, तो भाई 1, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। कौन सा भाई इसके रिस्पेक्ट में सही है? तो भाई देखिए, emergency can be extended for an indefinite period with the approval of parliament every 6 month। ये भाई आपका क्या है, प्रोविजन है। ठीक है, ये चीज आपकी 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ी गई थी। बाकी स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, फाइंड आउट कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, with reference to the state executive, consider the following statement regarding the council of ministers। The council of ministers cannot tender advice to the governor after their dismissal। क्या ये सही है? देखो, जब भी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है तो एग्जिस्टिंग जो मिनिस्ट्री होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो तब तक काम करते रहते हैं जब तक नई सरकार के मंत्री वगैरह नहीं आ जाते हैं, तो भाई ये आपका क्या है, ये गलत है। दूसरा, द नेचर ऑफ एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल सही, आपका इसका आंसर होगा टू ओनली। Question number 17. Consider the following statement with reference to the public bills and private bills. The introduction of a public bill in the House requires 7 days notice, whereas a private bill introduction in the House requires 1 month's notice। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है।
पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल आपको पता होना चाहिए। पब्लिक बिल जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, प्राइवेट बिल जो अदर देन गवर्नमेंट का जो पार्ट है, मिनिस्टर्स हैं, उनके अलावा कोई भी मेंबर जो है, कोई भी एमपी है, उनको ला रहा है प्राइवेटली अपने तौर से, ठीक है। A public bill is drafted by the concerned department in consultation with the law department, unlike a private bill that is drafted by a concerned member। क्या ये सही है? ये भी भाई आपका सही है। नॉट करेक्ट में भाई, नीदर वन नॉट। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट हैज पावर्स टू रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्निटरीज। किस किस को भाई जो प्रेसिडेंट है हटा सकते हैं? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी हटाए जा सकते हैं। गवर्नर ऑफ अ स्टेट, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी हटाए जा सकते हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो भाई आर्टिकल 94 में लिखा गया है स्पीकर ऑफ लोकसभा को रिजोल्यूशन लाना पड़ता है, मेजोरिटी के द्वारा उसको पास किया जाता है और फिर उसके बाद 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाता है। तो भाई ये गलत है। एंड चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, तो भाई ये बिल्कुल सही है, 1 2 एंड 4 ओनली। Question number 19. In the context of the Indian Constitution, consider the following statement regarding the mutual delegation of functions between the center and state. ठीक है। The center can delegate its legislative power to a state only with the previous consent of the state government। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर हम बात करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, काफी ज्यादा रिजिड है। ठीक है। सेंटर लेजिस्लेटिव पावर्स स्टेट्स को डेलीगेट नहीं कर सकती और सिंगल स्टेट पार्लियामेंट से ऐसी रिक्वेस्ट क्या बोलते हैं, नहीं कर सकता कि भाई स्टेट सब्जेक्ट पे आप लॉ बनाइए। तो भाई ये गलत हुआ। प्रेसिडेंट कैन इंटरेस्ट द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट सेंटर टू अ स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट। तो भाई ये भी आपका गलत। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट में इंटरेस्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट। ये सही है, 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा। ठीक है। दे आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। तो देखो, रूल्स ऑफ लोकसभा में साफ साफ लिखा गया है कि स्पीकर नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को पैनल के लिए। ठीक है। और इसमें तकरीबन 10 क्या बोलते हैं लोगों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। तो इनको इलेक्ट नहीं किया जाता, नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर के द्वारा। Any of them can preside over the house when the office of the speaker of the deputy speaker is vacant। क्या ये सही है? तो भाई नहीं। इनका जो मेंबर पैनल के होते हैं, चेयरपर्सन के मेंबर्स होते हैं, वो जब भी स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस वैकेंट होता है तब भाई उसके ऊपर क्या बोलते हैं, रूल नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसे केस में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं बंदे को। ठीक है। और जरूरत हुई तो इलेक्शन भी किया जाता है। नीदर वन नॉट टू। Question number 21. With reference to the pardoning powers of the president, consider the following statements. The president of India is the only authority empowered to remit a death sentence। तो भाई आर्टिकल 72 के अंदर ये सारी पावर्स आती हैं प्रेसिडेंट की। भाई पार्डन्स जो है वो दे सकते हैं अलग अलग ऑफेंस के लिए। यूनियन लॉ के अंडर जो ऑफेंस दिए गए हैं उनके अंडर में बंदों को क्या कर सकते हैं, और प्लस जो कोर्ट मार्शल के अंडर में या फिर सेंटेंस ऑफ डेथ दे रखी है उनको। ठीक है। गवर्नर के पास भी भाई पावर्स होती हैं, लेकिन वो होती है आर्टिकल 161 के अंडर। ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। इन केसेस ऑफ डेथ सेंटेंस, जो स्टेट लॉस के अंडर में दे रखी है, गवर्नर के पास पावर्स होती है टू सस्पेंड, रेमिट एंड कम्यूट दैट सेंटेंस। ठीक है। तो भाई प्रेसिडेंट के साथ साथ गवर्नर के पास भी ये पावर होती है इन केस ऑफ, लेकिन स्टेट लॉस। तो भाई ऑनली अथॉरिटी नहीं होते, गलत हुआ। द petitioner सीकिंग pardon हैज नो राइट टू एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। क्या ये सही है? ओरल हियरिंग का भाई उनको प्रोविजन होता है या नहीं होता? तो भाई पेटिशनर जो मर्सी के लिए होता है, उनके पास कोई राइट नहीं होता है ओरल हियरिंग के लिए प्रेसिडेंट का। तो भाई ये सही है। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू ग्रांट अ पार्डन इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो भाई ये भी सही है। 2 and 3 ओनली। Now, question number 22. With reference to the special provisions for the administration of the National Capital Territory, यानी कि NCT of Delhi, consider the following statement. The Chief Minister of NCT of Delhi holds office during the pleasure of the President। तो भाई 69th आपका अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 आया था, जिससे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी डिजिग्नेट किया गया दिल्ली का। एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी इनके लिए क्रिएट की गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली को लेफ्टिनेंट गवर्नर
कहा गया। तो इस प्रोविजन में क्या बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। द टर्म गवर्नमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली रेफर्स टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द एनसीटी। बिल्कुल सही। बोथ वन एंड टू। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। एमपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? A candidate contesting an election to the Rajya Sabha from a particular state should be an elector in that particular state। क्या ये सही है? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से राज्यसभा के एमपी बन के आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उस स्टेट की वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल हो। A member of scheduled tribes can contest a seat in the Lok Sabha not reserved for them। Absolutely। Two only। Which one of the following commissions or committees recommended that the convention of governors acting as chancellors of universities and holding other statutory positions should be done away with and his role should be confined to the constitutional प्रोविजंस ओनली। तो भाई ये सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में आता है। ये भाई आपके एमएम पुंछी कमीशन 2007 का था। उन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी थी। Now, last question of the day, question number 25. Which of the following provisions of the Constitution reveal the asymmetric federal character of the Indian state? Asymmetric federalism का ये मतलब होता है कि भाई ग्रेटर ऑटोनॉमी देना कुछ स्टेट्स को दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में, ज्यादा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और कुछ टाइम पे जुडिशियल पावर्स उन स्टेट को दे देना। तो भाई ये डाइवर्सिटी की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज भी आती है, कुछ स्टेट्स को मेजर प्रोविजन इसके रिगार्डिंग में दिए गए हैं। तो इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल क्या इसके अंडर में आता है? बिल्कुल नहीं आता। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, भाई ये तो आता है। ठीक है। कैसे? उत्तर प्रदेश के पास में 31 सीट्स हैं और उत्तराखंड के पास में सिर्फ 3 सीट्स हैं। ये क्या बोलते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाला सिनेरियो इसमें नहीं आता। तो भाई ये आ जाता है। क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, तो भाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट आपकी ऑटोनोमस रीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में डेवलप किए गए हैं। आ जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर भाई इसके अंडर में नहीं आता। तो भाई ये आपका गलत हुआ। आंसर विल बी 2 and 3 ओनली। तो मित्रों यहाँ पर आपका जो है लास्ट, सॉरी, टेंथ, ये टेंथ है कि 11th है यार, मैं भूल गया, जो भी है। ठीक है। ये आपका क्यूएस पॉलिटी का खत्म होता है। ठीक है। एग्जाम को कुछ ही दिन रह गए हैं। इन क्वेश्चंस का मल्टीपल रिविजन लगाइए और जो भी डाउट आता है मुझसे कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय